भी नहीं ला पाए थे। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज उत्कर्ष प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग टीवी9 भारतवर्ष। और आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ, क्योंकि आने वाले 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ देश बहुत ही गौरव और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य के मौके पर हम आपको वो कहानियां सुनवाना चाहते हैं जो या तो कोई जानता नहीं है या शायद वो अभी तक बताई नहीं गई हैं। और इसी के लिए हम आज आ चुके हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी के पास, जो उस समय कारगिल वॉर में फ्रंट लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से वो तमाम कुछ देखा जो आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को प्राउड फील कराती है, हमें एज एन इंडियन होने पर प्राउड फील कराती है। तो चलिए स्वागत करते हैं अखिलेश सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि हम आपको लेकर बहुत गर्व फील करते हैं और अपने बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है कैप्टन अखिलेश सक्सेना और मैं कहूँगा ये मेरे जीवन का सौभाग्य था कि मुझे भारतीय सेना में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। और ना केवल यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला बल्कि देश के लिए फ्रंट लाइन पे जाके जो कारगिल वॉर थी, जो देश की सबसे, मुझे कहना चाहिए सबसे डिफ़िकल्ट वॉर थी, जिसमें एनिमी के पास सारे एडवांटेज थे, उसमें 3 अटैक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, अपने जवानों को लीड करने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात, उन चोटियों पे, दुर्गम चोटियों पे वो तिरंगा फहराने का गौरव मिला, जो शायद हमारे जीवन का सबसे बड़ा पल है। तो मैं अपने तीसरे अटैक में घायल भी हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि हर सैनिक जब वर्दी पहन कर आता है तो वो ये हमेशा इच्छा करता है कि मुझे देश के लिए लड़ने का गौरव मिले, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे देश के लिए लड़ने का और जीतने का गौरव मिला। जी सर, कारगिल वॉर पर हम आएंगे, पर शुरुआत शुरू से करते हैं। अखिलेश सर पहली बार एज अ कमांड, एज अ आर्मी में कब एंट्री हुई, वो कौन सा साल था और क्या सोचकर पहुंचे थे आर्मी में, और कब ये सपना देखा था कि मुझे आर्मी में जाकर ही देश को सर्व करना है? सपना तो ये बहुत बचपन से था। शायद मैं 4th क्लास पे था और मैं एक मुरादाबाद ज़िले से आता हूँ जहाँ पे ज़्यादा आर्मी नहीं थी, और इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी कोई आर्मी में नहीं था, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंटरनल सिचुएशन के लिए आर्मी वहाँ पे बुलाई गई थी और उनकी जो पोस्ट था वो मेरे घर के बिल्कुल सामने था। तो उस छोटी एज में मुझे उन्हें देखने का मौका मिला एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतने लोगों को देखता हूँ, अपने पेरेंट्स को, अंकल्स को, सबको, बट ये लोग बिल्कुल अलग है। उनका डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन, देश के लिए उनकी देशभक्ति, तो मुझे बस उसी समय से बैठ गया था कि मुझे यही ज्वाइन करना है, मैं भारतीय सेना में ही जाना चाहता हूँ। और ये सपना आगे बढ़ता रहा और 12th के बाद मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने उसमें एडमिशन भी ले लिया था, बट कहते हैं ना कि सपने आपको प्रेरित करते रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी एग्ज़ाम दिया था और फाइनली जैसे ही मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, मैंने बिना कुछ सोचे, जबकि मेरी मदर से लेके काफ़ी लोगों ने बोला बिल्कुल कि आप एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है उसको छोड़ रहे हो और इसमें तो बहुत रिस्क है। बिल्कुल, बट मुझे हमेशा लगता था, मैंने अपनी मदर से बोला, कुछ माओ को तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी ये देश सुरक्षित तभी है, भारत मां सुरक्षित रह पाएगी। कुछ बेटों को तो आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो मैं ही क्यों नहीं, और आप हमेशा मुझ पर गर्व करोगे। सो फाइनली उन्होंने मुझे, सर आप पर तो पूरा देश गर्व करता है। नहीं, बट उस समय ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस थी। बिल्कुल, बट यस, उन लोगों ने बात मेरी मानी और फिर मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया 12th के बाद, जो पुणे में है। जी सर। और 3 साल हम लोग की नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, पुणे 1 साल IMA में ट्रेनिंग होती है, और मैं फाइनली 1995 दिसंबर में IMA से कमीशन हुआ। ठीक है सर। तो सर जब आप कमीशन हुए तो उसके बाद आपकी जो सबसे पहली पोस्टिंग्स रही वो कौन से भारत के ऐसे एरियाज थे जहां सबसे पहले आपको पोस्ट किया गया, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि जब एक नया यंग ब्लड आर्मी में जाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसकी पूरी सर्विस एक तरफ और वो उसके शुरू के 10 साल या 5 साल एक तरफ, उनके बारे में कुछ बताएं। तो मेरी पहली पोस्टिंग पंजाब में हुई, फिरोजपुर, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, और वहाँ पे हुसैनी वाला पोस्ट है जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पे है, और मैं आर्टिलरी में कमीशन हुआ था। तो हमारे पास 130 mm आर्टिलरी गन थी जो बहुत लीथल होती है, जिनका एक एक गोला 40-50 किलो का होता है, और उसका रेडियस, जो किलिंग रेडियस होता है, वो नियरली 100 मीटर तक होता है। तो बहुत वो होता है। उस पर हम, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई, हमें तैयार किया गया। इनफैक्ट पहला लेसन जो हमने यूनिट में जाके लर्न किया कि यू हैव टू नो योर मैन एज अ लीडर। तो सबसे पहले हमें जो था, हम जवानों के साथ उनकी यूनिट लाइन में रहे
और सबसे पहले समझा कि वो किस परिस्थिति में रहते हैं, क्या उनका डर है, क्या उनकी हिम्मत है, क्या उनके कैसे हौसले, क्या उन्हें ड्राइव करता है। तभी आप लोगों को वॉर में ले जा सकते हैं ना, डेफिनेटली, जहाँ पे कि आपकी लाइफ स्टेक पे है। तो वहाँ पे ये सारी लर्निंग हुई। फिर 1999 में मेरी मैरिज हुई और मैं जस्ट यूनिट में आके, हम लोग गेस्ट हाउस में थे अपने, हमें घर मिल गया था बट हम उसमें शिफ्ट भी नहीं हो पाए थे कि अचानक मेरी SOS पोस्टिंग आई। SOS पोस्टिंग का मतलब होता है इमीडिएट। जी सर। सो आपको विद इन 48 आवर्स ज्वाइन करना होता है और ये कश्मीर में थी। कश्मीर में। लेकिन कहते हैं ना, जिस दिन हमने कमीशन लिया था उस दिन एक हमने शपथ ली थी जिसे हम चैटवुड मोटो भी कहते हैं। उसमें ये लिया जाता है कि द प्रेस्टीज, द सिक्योरिटी एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। बिल्कुल सर। द सेफ्टी ऑनर ऑफ माई मैन हुम आई कमांड comes next always and every time. बिल्कुल। And my own comfort, safety and my family comes last always and every time. तो बहुत क्लियर है कि हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स है, लेकिन सबसे पहले देश है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज। नेशंस फर्स्ट। तो उस जज्बे के साथ मैंने अपनी वाइफ, वो देहरादून की थी, तो मैंने उन्हें इमीडिएटली, सामान खुला भी नहीं था, दोबारा उसको बांधा, इमीडिएटली वाइफ को वहाँ पे ड्रॉप किया और मैं ड्यूटी के लिए रवाना हो गया। कश्मीर की तरफ चल पड़े। कश्मीर में चल चुका था, जहाँ पे स्थिति काफी चिंताजनक थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स। कौन सा साल आ गया है? ये 1999। अच्छा, 95 में आप कमीशन हुए और ये 99 आ चुका है। अब कारगिल वॉर का साल आ चुका है। साल आ चुका है, ये जस्ट उससे पहले की बात है। जी सर। जब इमीडिएट पोस्टिंग हुई थी। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी जो पोस्टिंग थी, मेरी यूनिट थी, वो तंगमर्ग के एरिया में थी, तंगमर्ग गुलमर्ग के एरिया में, और वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में थी। जैसे आपको पता है कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी टेररिस्ट को पड़ता रहता है। डेफिनेटली। हम वहाँ पहुंचे, वही काम शुरू किया, लेकिन बॉर्डर से कुछ खबर आ रही थी कि बहुत सारे आतंकवादी कुछ पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए, लेकिन बहुत क्लियर नहीं था कि आतंकवादी है, कौन है, कितने हैं, कितनी तादाद है। तो हम उस एरिया से थोड़ा दूर थे, तो हम लोग अपने CI हाउस में थे, टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे थे। बट अचानक 30 मई को हमें अगेन इमीडिएट हुआ कि आप अपनी सारी गन्स को पैक किए, सबको लेके। और इनफैक्ट हमारे CO जो उस समय थे वो छुट्टी पे थे, लेकिन फौज में तो जो भी सामने है वो आगे चलते हैं। तो हमारे 2IC और हम लोगों ने अपने पूरी गन्स को पैक किया। बिल्कुल। और हम कारगिल की तरफ, हमें हुक्म मिला था द्रास एरिया में जाके आप डिप्लॉय हुई है और नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कीजिए। तो सर, जब भी हम कारगिल का नाम सुनते हैं, द्रास का नाम सुनते हैं, तो हमेशा दिमाग में एक इमेज आती है कि बड़े पहाड़, बर्फ और बहुत सारी हार्श कंडीशंस। तो आप जब उधर की तरफ बढ़ते हैं तो सिर्फ एक आपका दुश्मन ही आपका इंतजार नहीं कर रहा होता, नेचर भी आपका इंतजार कर रही होती है इन अ हार्श वे। तो आप एक यंगस्टर थे, जस्ट आपको 4-5 साल ही आर्मी में गए हुए थे। तो सर, उस समय क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी एज इमोशंस भी, क्योंकि तभी आपकी शादी भी हुई थी, आप अपनी फैमिली भी छोड़कर आए थे और कंडीशंस भी हार्श थी। तो वहाँ कौन कौन सी डिफिकल्टीज के थ्रू होकर आप एज अ यंगस्टर, एज अ यंग आर्मी ऑफिसर गुजर रहे थे वहाँ पे, जिसने आपको आगे बनाया लाइफ में? सो आई थिंक कहते हैं ना कि डिफिकल्ट कंडीशन ही आपको सबसे बड़े लेसन देती है लाइफ के, और वो लेसन आपको प्रिपेयर करते हैं लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए। तो हम जब ये लीड कर रहे थे और मैं अपनी ट्रूप्स को लीड कर रहा था, मेरी जीप सबसे आगे चल रही थी, और जब हम द्रास में एंटर ही हो रहे थे, द्रास में क्या एक NH1 है जो कि श्रीनगर से होके लेह लद्दाख तक जाता है। इसको इंडिया की लाइफलाइन भी बोलते हैं, बिकॉज उस समय ये एक ही रोड थी जो आपको सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख को जोड़ती थी, और आपके सारे आर्म्स, अम्यूनिशन, क्लोथिंग, फूड, क्योंकि विंटर में रोड बंद हो जाती है। जी सर। तो केवल 6 मंथ के लिए रोड थी, तो इस रोड पे कब्जा करना बहुत जरूरी था। और दुश्मन ने क्या किया था, वो इस रोड के साथ जितने पहाड़ थे वो विंटर वेकेटेड पोस्ट थे, लाइक विंटर में खाली रहते थे, समर में दोनों आर्मी रहती थी। जी सर। तो जब इंडिया ने अपना विंटर वेकेटेड खाली कर दिया था 98 में, तब उन लोगों ने आके धोखे से इन सब पे कब्जा कर लिया था। जी सर। बंकर बना लिए थे, सब माइंस लगा दी थी पहाड़ पे, जिससे इंडियन आर्मी जैसे भी चढ़ेगी उनको लड़ने से पहले इन माइन से जूझना पड़ेगा ना। वहाँ पे जब हम ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ियों पे, तो टेम्परेचर -18 से -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। बिल्कुल सर। और ये पहाड़ियाँ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे कोई आपके पेड़ पौधे, मतलब कुछ भी आपको कवर लेने के लिए नहीं, छिपने के लिए नहीं है, आपको डायरेक्ट दुश्मन देख सकता है जैसे ही आपने चलना शुरू करा। इस कठिन परिस्थितियों में अपने बैग पे आपको 40 से 50 किलो लेके,
क्योंकि जब आप एक बार मिशन के लिए निकलते हैं तो जो आपके पास है आर्म्स, अम्यूनिशन, वेपन, वही आपको लास्ट तक हेल्प करेंगे। बिल्कुल। उसको लेके आपको, और मोस्ट ऑफ द पहाड़ियाँ उनका ग्रेडियंट था 70 से 80 डिग्री। तो आपने जैसे लक्ष्य में भी देखा होगा, वो एक रियल बिल्कुल सर। नियरली हमें रस्सियों से भी चढ़ना पड़ता था, कई जगह पूरी बर्फ जमी हुई थी। तो जैसे आपने सही कहा कि आप केवल दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, आप उस कठिन परिस्थितियों से, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो पहाड़ी रास्ते हो। और पहाड़ों की लड़ाई में क्या होता है, जब एक बार जो ऊपर पहुंच जाता है, अपर हैंड आ जाता वो 100 टाइम्स मोर पावरफुल है। वो तो पत्थर भी फेंकेगा तो कैजुअलिटी होगी। बिल्कुल सर। लेकिन ये भारतीय फौज के हौसले थे कि कुछ भी हो जाए हम विजय हासिल करके दिखाएं। बिल्कुल सर। और वो की सर, अब आपने करी हौसले की, तो ये हौसला कहाँ से आता है? क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, हम सब एक इंसान है, पर एक फौज में जो व्यक्ति है वो एक आम इंसान से कैसे अलग हो जाता है? क्योंकि हर एक आम इंसान उसे एज एन इंस्पिरेशन, एज अ रोल मॉडल की तरह देखता है। तो वहां आप लोग अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि परिवार की याद हर किसी को आती है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ की याद आती है, बच्चों की याद आती है, वाइफ की याद आती है। तो उन कंडीशंस में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं सर? मुझे लगता है दो चीजें हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जो आर्मी है, वो आर्मी भी हमारे समाज से ही लोग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से आर्मी में जब आप घुसते हैं एनडीए के फर्स्ट स्टेप पे, और तब से आपको मोल्ड किया जाता है और आपका जो वैल्यू सिस्टम बनाया जाता है, इनफैक्ट वही लोग आर्मी में जाते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है। नहीं तो कंफर्ट की लाइफ छोड़ के कौन जाना चाहता है? आपके पास, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन था। मैं तो अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज करके एक जॉब ले सकता था। मेरे बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथी वो यूएस चले गए, अर्निंग इन डॉलर्स। बट एक होता है पर्पस, कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या आपको ड्राइव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोगों के लिए जो पर्पस है वो इतना बड़ा है। बिल्कुल। पर्पस मेरे अपने लिए नहीं है, ये मुझसे बियॉन्ड है, देश के लिए है, देश की इज्जत के लिए है। एक उस समय 100 करोड़ हिंदुस्तानी आपकी तरफ देख रहे थे कि आपको उनकी जो हिम्मत है, उनका जो ऑनर है, झंडे की जो प्रेस्टीज है, उसको आपको बचाना है। तो तिरंगा हमारे लिए केवल एक ध्वज नहीं है। बिल्कुल सर। ये हमारे एक लाइफ लाइन है, एक इंस्पिरेशन है। और देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि आपकी डेथ तो रोड एक्सीडेंट में भी हो सकती है, डिजीज से। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं या ऐसी जगह घायल हो रहे हैं जो बियॉन्ड है, जो पूरे देश के लिए है, तो वो पर्पस आपको, मुझे लगता है, ड्राइव करता है। उससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? हमारी ट्रेनिंग इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो आपको इन कठिन रास्तों पे भी बिना डिगे, बिना विचलित हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सर, आपने कहा कि जो पर्पस है दैट इज बियॉन्ड एनी एंड एवरीथिंग, और फिर वहां पे कुछ लोग उस पर्पस के लिए शहीद भी हो जाते हैं, अपने प्राण दे देते हैं। तो क्या जब आप फ्रंट लाइन पे थे, आप उस मोर्चे पे थे, वहां आपने भी कुछ ऐसे दृश्य देखे होंगे जहां आपका कोई अपना अजीज, अपना कोई आर्मी मेट शायद देश के लिए शहीद हुआ हो? कोई ऐसा किस्सा जब आपको भी लगा हो कि यार आज का दिन शायद मेरे लिए भी मुश्किल होने वाला है? और एक बार नहीं, बहुत बार हुआ, क्योंकि जब आप साथ लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि जब लड़ाई में आप साथ लड़ते हैं तो आप एक तरह से, वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल तो आपको दूंगा कैप्टन विक्रम बत्रा का। तो टोलोलिंग के बाद जब हमने विजय हासिल की थी, कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट वहाँ पे आई थी। जी सर। और उन्हें अगला टास्क मिला था, तो मैं उनको पूरा एक्सप्लेन कर रहा था कि दुश्मन किस तरह से अटैक कर सकता है, कहाँ से आ सकता है। और हमने 2-3 दिन वहाँ पे साथ बिताए थे। तो क्योंकि आपके सारे अटैक नाइट में ही होते हैं, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, दिन में तो वो आपको बहुत अच्छे से देख लेगा, तो आप सारे अटैक नाइट में करते हैं, जिससे दुश्मन इतने अच्छे से नहीं देख पाए, चाहे नाइट विजन के साथ भी। तो जितने इंडियन आर्मी के अटैक हुए थे कारगिल में, सब नाइट में हुए थे। तो दिन में हम लोग चट्टानों की ओट में छुपे बैठे रहते और रात में अपना अटैक शुरू करते हैं। और हो सकता है इन 2-3 दिन आपको खाना नहीं मिल रहा हो, पानी नहीं मिल रहा हो, क्योंकि जो लोग आपके लिए सप्लाई लेके आ रहे हैं उनके ऊपर भी पाकिस्तान के लगातार गोले आ रहे हैं। तो आई थिंक उनसे मेरा काफ़ी क्लोज कनेक्ट हो गया था। और वो मुझसे बोल रहे थे कि सर आपकी नई नई शादी हुई है और आज आप इस फ्रंट पे हो। तो मैंने यही बोला था कि देखो विक्रम, हम सबके लिए हमने वो शपथ ली है कि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है। तो हम तो उस प्रतिज्ञा को मानेंगे और करेंगे, और उसकी राह में अगर हमें घायल होना पड़े या लाइफ देनी पड़े तो हम सर पे कफन बांध के तैयार बैठे हैं। तो उसी तरीके से उसने भी कहा कि आपने विजय हासिल किया और अगला टर्न मेरा है। एंड वो बहुत ही बहुत ही हौसले वाला ऑफिसर था, फुल ऑफ जोश ऑलवेज।
ऑलवेज लुक एट पॉजिटिव साइड। मतलब वो बोलता था कि सर अभी तो ऐसी गोली नहीं बनी है जो जिसपे मेरा नाम हो। उसने कई बार इस तरीके से बोला। बिल्कुल। बट कहते हैं ना, वो अटैक 0.5140 उन्होंने जीता और अगले अटैक में उन्होंने शहादत प्राप्त की, मतलब देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो मेरे लिए बहुत कठिन पल था ये करना कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ऐसा लगा जैसे आपकी फैमिली का कोई चला गया। कैप्टन विजयन थापर जो मेरे साथ 3 पिंपल्स अटैक में थे, मेजर आचार्य, दोनों इस सेम अटैक में जिसमें मेरे बुलेट्स लगी थी, स्प्लिंटर्स लगे थे, उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। आप अपने साथी को अपने सामने देख रहे हैं कि शायद वो जा रहा है, फिर भी आप रुक नहीं सकते। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और उन इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको सही श्रद्धांजलि क्या है कि आप देश के लिए उस लक्ष्य को हासिल करें जिसमें हम सब साथ चले थे। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि उन गोलियों की बौछार जो सामने आ रही है उनसे भी ज्यादा मुश्किल होता है इमोशनल को कंट्रोल करना आपके, कि आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उस पथ पे लगातार चलते रहते हैं। बिल्कुल सर, जब आप ये बात बोल रहे हैं तो मुझे भी अंदर से कुछ फील हो रहा है कि शायद मेरे दिल में भी वो लहरें उठ रही हैं। और आप तो वहाँ खुद उस मौके पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ इमोशंस की जो सुनामी उठती है उसे कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल रहता है, ये मैं समझ सकता हूँ। तो सर ये तो बात रही अभी कारगिल की। मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा, एज एन ऑफिसर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और कौन कौन से भारत के वो क्षेत्र रहे जो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान आपकी पोस्टिंग्स रही? शायद उसमें नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, उसमें कश्मीर हो सकता है। कौन सा ऐसा एरिया सर आपको लगा आपकी पूरी एक पोस्टिंग्स के दौरान, एक पूरी सर्विस के दौरान, जहाँ सबसे ज्यादा हार्डशिप्स आपने फेस करी हो आफ्टर कारगिल वॉर? क्योंकि वॉर तो सर एक पूरी डिफरेंट चीज हो गई, आफ्टर कारगिल वॉर। तो मैं इससे पहले आपको जस्ट बताना चाहूँगा, जैसे हम कारगिल में भी टोलो लिंक का अटैक था ना, तो टोलो लिंक का अटैक, मैं उसके बारे में 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरी कारगिल की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था। जो मैंने आपको बताया, दुश्मन ने पूरे चट्टानों पे कब्जा कर लिया था, पहाड़ियों पे, और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन था सारी पहाड़ियों से। तो जैसे ही आप एक पहाड़ी पे अटैक शुरू करते थे, वो बाकी जगह से वहां पे आ जाते थे और इतनी फायरिंग करते थे। और आप तो ऐसे चढ़ रहे हैं, राइट, चाहे आप रस्सियों से चढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सीधी चट्टानों पे चढ़ रहे हैं, ऊपर से आपके बम आ रहे हैं, गोले आ रहे हैं, पत्थर लुढ़काए जा रहे हैं, तो और भी आप देख रहे हैं वो आपको, राइट। बिल्कुल। तो बहुत चांसेस जीतने के 1% भी नहीं थे। तो जब हमें अटैक मिला था, हमें बोला गया था कि आपको ये अटैक करना है, उससे पहले टोलो लिंक के ऊपर 4-5 अटैक फेल हो चुके थे। फेल इन द सेंस कि वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाए थे, वो आधे रास्ते पहुंचे, थोड़ा और आगे पहुंचे। और इनफैक्ट जो मेजर राजेश अधिकारी, वो वीरगति 18 ग्रेनेडियर्स के थे, वो लड़ते हुए शहीद हुए थे और उनकी बॉडी भी टोलो लिंक से थोड़ा नीचे थी, हम उसको भी नहीं ला पाए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन जो उनके 2IC थे, फिर उन्होंने अटैक किया, वो भी एक जगह तक पहुंचे, बट मेन पीक पे कब्जा नहीं कर पाए। और दुश्मन टोलो लिंक को अपना गढ़ बोलता था कि ये मेरा किला है, तुम इसको जीत नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ से सीधी ऑलमोस्ट 90 डिग्री था जी। तो जब हमें ये मिशन मिला तो हमने सोचा कैसे हम इसको जीतना है। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या होगा, हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे। तो हमने 2 चीजें की, एक तो मैं अपने जवानों को कैसे हौसला दूं, और दूसरा मैं अपने आप को कैसे इमोशनली कंट्रोल करूं। क्योंकि देखिए, हर ह्यूमन बीइंग है, हर ह्यूमन बीइंग, उसके माँ बाप हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, फीलिंग तो सेम है। उसको पता है कि मैं अगर एक कदम बढ़ाऊंगा तो जिंदगी भर मेरी वाइफ विधवा होगी, विडो होगी। बिल्कुल सर। मेरे बच्चे ऑर्फन रहेंगे पूरी जिंदगी, उनको बाप का साया नहीं मिलेगा, मेरे माँ बाप की कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा अगर वो कदम बढ़ाता है। तो जैसे बीमारी और उसमें कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसमें ये पता होते हुए भी आप वो कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका देश, आपका पर्पस इन सबसे ऊपर है। सर, पर्पस इज बियॉन्ड एनी एंड एवरीथिंग। तो हमने, जब हम चल रहे थे, मैं और कैप्टन विजयन थापर यंग ऑफिसर थे, हम साथ थे, तो हमने अपनी फैमिली को लेटर्स लिखे थे, और आर्मी में ये लास्ट लेटर्स कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब आपको पता है आप ऐसे डिफिकल्ट मिशन पे जा रहे हैं कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। अब आप अपनी फैमिली को तो बता नहीं सकते कि आप मिशन में जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सीक्रेटिव है। मैंने अपनी वाइफ को तो यही बताया था कि मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। बिल्कुल। दो उन्हें न्यूज़पेपर से पता चल गया, बट एज ए ऑफिसर, एज ए जवान, हम अपनी फैमिली तक को रिवील नहीं करते कि हम किस अटैक के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर।
तो हमने ये जो लेटर्स लिखे, और ये लेटर क्या होता है, लिख के इसको सील कर दिया जाता है, उसके ऊपर लिखा रहता है टू इन केस ऑफिसर डज नॉट रिटर्न टू बी गिवन टू द वाइफ नेम टू पेरेंट्स। तो जैसे मैंने 3 लेटर लिखे थे अपनी वाइफ के लिए, जो हम लोग जस्ट न्यूली मैरिड थे, अपने मदर के लिए और अपने फादर के लिए। इसका प्रोटोकॉल ये होता है कि जब आप अटैक पे जाते हैं, अपने बैग में जो पीछे आप छोड़ के जाते हैं, अगर आप जीत के आते हैं तो आप उस लेटर को फाड़ देते हो, सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री। लेकिन अगर आप नहीं आए तो वो बैग आपका पूरा घर जाता है, आर्मी के जवान लेके जाते हैं और वो लेटर खुद हैंड ओवर करते हैं। उस लेटर की पहली लाइन, क्योंकि आपको पता है वो तभी मिलेगा जब आप नहीं होगे, उस लेटर की पहली लाइन होती है कि जब आपको लेटर मिलेगा तो मैं आपको आकाश से देख रहा हूँ, मैं आपके बीच नहीं होऊंगा। तो वो लेटर लिखना इतना इमोशनली डिफिकल्ट था। सुन के मैं इमोशनल हो रहा हूँ। एंड मेरे दिमाग में जो एक बात आ रही है वो यही आ रही है कि उस वक्त आपने वो लेटर लिखा कैसे होगा। तो देखिए, अब अपने कर्तव्य पथ पे तो चलना है, लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो आप अपनी वाइफ को, पेरेंट्स को बताना चाहते हो जो आपकी फीलिंग है। तो जैसे मैंने अपनी मदर को लिखा कि मैं एक अच्छा बेटा होना चाहता था, मैं जब आप ओल्ड एज में हो आपका ध्यान रखना चाहता था, केयर करना चाहता था। शायद मैं ये करने के लिए नहीं होऊंगा क्योंकि मैं इस मिशन पे जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन क्योंकि मैंने देश और इस ध्वज के लिए प्रतिज्ञा ली है तो मैं जाऊँगा। और आपको एज ए माँ अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा आगे चल के पूरे देश के लिए लड़ रहा है, ना कि खाली अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। तो शायद मैं एक अच्छा बेटा साबित नहीं होऊंगा, लेकिन जो भी कर रहा हूँ मैं देश के लिए कर रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से कर रहा हूँ। और आप इस चीज़ को हमेशा गर्व के साथ याद रखना, इसका दुख मत मनाना। तो बहुत डिफिकल्ट था। मैंने तो 3 अटैक में गया था और 3 बार आके लेटर फाड़े। तीसरी बार मैं बहुत इंजर्ड हो गया था, तो मुझे अपना लेटर ही जब मैं सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गया तब मिला। तो बट बहुत डिफिकल्ट पल है। मेरे कुछ साथी को जो उन्होंने लेटर लिखे थे उनके पेरेंट्स को मिला जब तक वो शहादत, जैसे कैप्टन विजयन थापर, मेजर आचार्य, उनके लेटर उनकी फैमिली को तब मिले जब वो नहीं थे। और बहुत बहुत मुश्किल पल थे वो। बिल्कुल सर, अभी ये सब सुनने के बाद ही मैं सोच पा रहा हूँ कि कितना इमोशनल मोमेंट है। और एक सैनिक लिख रहा है, वो उसको प्रिटेंड करते हुए लिखना पड़ रहा है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, जबकि वो है। तो वो काफी मुश्किल है सर। तो सर ठीक है, ये चीजें तो सर रही। इसके बाद आपकी और कहाँ आपने पोस्टिंग आपकी रही, और वो कौन से डिफिकल्ट एरियाज है जो आपने अपनी पोस्टिंग के दौरान देखे? तो मेरे ख्याल से बिकॉज मैं फिरोजपुर पंजाब में था, उसके बाद मैं कारगिल की, जैसे मैंने आपको बताया, तो कारगिल डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट एरिया है इंडियन आर्मी के लिए। कारगिल, लद्दाख एंड ये सियाचिन ग्लेशियर तक सेम, क्योंकि यहाँ पे एक तो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है कि उसमें आपको इवन सर्वाइव करना मुश्किल होता है, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे आपके आर्म्स, एम्युनिशन, फूड पहुँचाना, जो सप्लाई चेन है वो जनरली ब्रोक हो जाती है। तो क्या होता है कि आपको कई दिन तक खाना नहीं मिलता, और ये कारगिल की लड़ाई में भी हुआ। बिल्कुल सर। तो जब ये मेरी पहली टोलोलिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अटैक लीड किया और जब हमने जीत लिया था इसको, इनफैक्ट हमारे साथ टोलोलिंग में भी हुआ। जब हमने अटैक जीत लिया, पाकिस्तान ने इतनी फायरिंग की कि हमारी जो सप्लाई चेन थी वो कुछ टाइम के लिए ऊपर जो हमारे लिए खाना लेके आ रही थी वो नहीं आ पाई, और हम 2 दिन से लगातार बिना खाए पिए लगातार अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, बर्फ में माइनस टेम्परेचर में। और कितने लोग घायल थे, कुछ लोग वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, जिसमें मेजर विवेक गुप्ता थे, कई जवान थे, और बहुत सारे जवान घायल पड़े थे उस समय। इनफैक्ट हमने एनिमी किचन के ऊपर धावा बोला, जो कि एक पहाड़ी और 2 पहाड़ी के बीच में था, और वहां से हम खाना छीन के लाए। अरे कि पाकिस्तान की बिरयानी थी और उसमें खीर थी, हलवा था, ड्राई फ्रूट्स थे, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, उसके बाद सेलिब्रेट हमने करा। और उनकी बिरयानी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो भारतीय वीरों का नाम लिखा था। तो हम उसको लेके आए, और आई थिंक वो मेरे जीवन की सबसे बढ़िया दावत थी आज तक की, क्योंकि वो जीत के बाद जीत की दावत थी। तो ये टोलोलिंग की लड़ाई थी। फिर मैं उसके बाद अगले सेकंड लड़ाई के लिए गया था, जो कि हम्प एरिया में था, उसके पीछे था। फिर हम वापस आ गए थे। जो उसके ऊपर का अटैक था वो कैप्टन विक्रम बत्रा ने लीड किया था, 0.5140। 10 दिन बाद ही हमें एक तीसरे अटैक, जो मेन अटैक था, जिसमें आप घायल हुए, जिसमें मैं घायल हुआ, उसका हमें दिया गया। अब उसमें एक और डिफिकल्टी आ गई थी उस अटैक में। बाकी सब कंडीशन तो सेम थी, और वहां पे भी दुश्मन बिल्कुल ऊपर बैठा था,
लेकिन उस समय कहते हैं फुल मून नाइट थी, तो रोशनी पूरी है। हाँ, पूरी रोशनी थी। जब हमने टोलोलिंग पे किया था तब अमावस्या थी, तो डार्क नाइट थी। इस समय फुल मून लाइट थी, लेकिन हम अपने अटैक को डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था जितना डिले करेंगे विंटर सेट इन होता जाएगा। बिल्कुल सर। फिर कोई मूव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो हमने डिसाइड किया कि इवन फुल मून नाइट में हम अटैक करेंगे। जहां पे हम लोग अटैक शुरू करते हैं, सब लोग कमांडोज लाइक फाइनल असॉल्ट टीम जहां आगे जाती है, वो फर्म बेस कहलाता है। ठीक है सर। उस फर्म बेस का दुश्मन को पता चल गया। ओके। और दुश्मन की आर्टिलरी, जो पाकिस्तान जिसका जो रेडियस होता है वो आपका, मैंने आपको बताया कि 100 मीटर, वो तो एरिया होता है किलिंग एरिया, बट वो जो गोला आ रहा है वो 30-40 किलोमीटर तक से पहले आ सकता है। वो उनकी रेंज होती है। हमारी भी रेंज है बोफोर्स की, लाइक 35 से 40 किलोमीटर तक। ठीक है सर। तो उन्होंने इतनी भीषण आर्टिलरी की फायरिंग करी, और एक एयर बस्ट होता है जिसमें 50 मीटर पे गोला फटेगा, उसमें से हजारों जैसे गोलियां निकलती है, स्प्लिंटर्स या छर्रे बोलते हैं, वो चारों तरफ ऊपर से आते हैं, तो आपके पास बचने का चांस, भागने का तो हमारा जब हम वहां बैठे थे तो ये स्प्लिंटर्स, आर्टिलरी फायर, गोले सडनली बहुत तेज आए और हमारे बहुत लोग घायल भी हो गए। अब पाकिस्तान को लगा हमने इन लोग पे अटैक कर दिया है फर्म बेस पे, अब ये अटैक नहीं होगा, अब इंडिया हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, जितने लोग हैं हम फिर भी अटैक करेंगे, और जितने भी लोग बचे थे, स्वस्थ थे, जो कि घायल नहीं हुए थे, हमने वहां से फिर अटैक शुरू किया। तो हमारी स्ट्रेंथ कम हो गई थी, पाकिस्तान को अब पूरा पता चल चुका था, और वो क्योंकि वो सब पहाड़ों पे ऑब्जर्वर बैठे हुए थे, पूरे रास्ते इतनी भीषण बमबारी हमारे ऊपर लगातार हो रही थी कि एक एक कदम लेना मुश्किल था। बट हम लोग चलते रहे, और जब हम लोग अपने टारगेट के काफी पास थे, अचानक एक उनके आर्टिलरी का बहुत बड़ा गोला बिल्कुल हमारे पास गिरा। अब जैसे हमारी ड्रिल होती है, जैसे आर्टिलरी का गोला गिरता है, हम डाइव लगा के नीचे जमीन पे लेट जाते हैं, जिससे वो ऊपर से निकल जाए। तो मैंने डाइव लगाई, और मेरे साथ जो मेरा जवान था उसका मैंने सिर नीचे करा, क्योंकि हेड पे अगर लग गया तो सर कोई चांस ही नहीं है। उसका सिर तो नीचे हो गया, बट उतनी देर में मेरे हाथ पे उनका एक गोला चीरता हुआ निकल गया, तो मेरा पूरा एक हाथ का एक पूरा पार्ट उड़ चुका था। लेकिन आप देखिए ना, लाइफ आपको कैसी सिचुएशन में लाता है। आपका खून पानी की तरह बह रहा है, ठीक है, आपके पास जैसे एक फील्ड ड्रेसिंग होती है, जैसे पट्टी होती है, मोटी पट्टी, वो आप लगा सकते हैं, और तो आप कुछ कैरी नहीं करते। डॉक्टर अभी 5 घंटे दूरी पे, क्योंकि आप बिल्कुल सर, आप इतने दुर्गम, हाँ, आप इतने ऊपर है, पहाड़ों ऊपर है, तो लेकिन आप रुक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं आर्टिलरी का फायर कंट्रोल कर रहा था। जी सर। और दुश्मन के ऊपर हम अपनी आर्टिलरी से फायर कर रहे थे। जब तक हमारा फायर उनके ऊपर आ रहा है, वो दुश्मन नीचे छुप के बैठेगा। बिल्कुल। जैसे ही मेरा फायर रुकेगा, वो पहाड़ के ऊपर आ जाएंगे, और जो मेरे जवान ऊपर चढ़ रहे हैं उनके ऊपर खुलेआम गोली मारेंगे, और वो फुल मून नाइट थी। बिल्कुल। तो मेरे रुकने का मतलब था कि जो मेरी पूरी कमांडो टीम थी जो आगे बढ़ रही है, उन सबकी जान खतरे में डाल। बिल्कुल सर। अब डिसीजन का पल ये था कि आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, बिकॉज अगर आप डिले हो रहे हैं तो आप शायद बचेंगे नहीं, लेकिन अगर आप वहां से वापस जा रहे हैं या रुक गए तो उन सबकी जान खतरे में। बिल्कुल। तो हम क्योंकि कफन बांध के निकले थे, तो मैंने कहा अगर जान भी चली जाए तो क्या है देश के लिए, हम तो सोच के ही निकले हैं, लेटर लिख कर आए हैं, बट हम इस अटैक को विफल नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर। तो वो पट्टी बांधी हाथ में, हाथ को सिर के ऊपर बांधा, ब्लड पूरा बह रहा था, और लगातार मैं आर्टिलरी का फायर कंट्रोल करता रहा, और हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो खाली मेरी बात नहीं थी, वो मेरे सारे जवान, ऑफिसर्स और पूरी अटैक की सफलता के ऊपर। प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू फॉर दिस। एंड इनफैक्ट चलते रहे हम, बिल्कुल पहुंचे, और जब तक हमारे जवान ऊपर भी पहुंच गए, और उतनी देर में क्योंकि इतना ब्लड बह गया था कि मैं बेहोश हो गया, तो उन्होंने पानी वगैरह डाला, होश में लाया गया। लेकिन पहाड़ों में कोई आपको कैरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। अब आप 5 घंटे की जर्नी, जब आपका आधा ब्लड ऑलरेडी बह चुका है, तो चांसेस सर्वाइवल के बहुत कम हो जाते हैं। बट देखिए, मैं ये सोच के आया था कि आई विल नॉट डाई विद द एनिमी फायर, आई विल लिव टू फाइट अनदर डे। और उस जज्बे के साथ हमने दोबारा, मैंने अपने बस एक बडी को साथ लिया जिसके पास रेडियो सेट था, और मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन था, जब भी मैं बेहोश हो जाऊं, जब भी मैं गिर पड़ूं, पानी डालना, कुछ करना, होश में लाना, और फिर मैं अगला कदम लूंगा। हमें नहीं पता कि हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन यार हिम्मत नहीं हारेंगे। तो शायद मोस्ट डिफिकल्ट वॉक थी मेरी लाइफ की। 5 घंटे 6 घंटे लगे मुझे नीचे तक पहुंचने में। मैं कितनी बार जस्ट चट्टानों पे गिर गया, पूरा बॉडी कट चुका था, खून बहुत जगह से बह रहा था, लेकिन जस्ट एक ही था कि मुझे देश के लिए दोबारा लड़ना है। और आई थिंक
उन 100 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद था, मेरे पेरेंट्स का, सबका आशीर्वाद था कि जो चीज लग रही थी शायद मैं नहीं बचूंगा पहुंच किसी पाऊंगा। हालत में, सब बोल रहे थे जो कंडीशन थी, क्योंकि खून पूरा बह गया था। मैं कहूँगा कि एक आश्चर्य ही था कि मैं वहाँ तक पहुँचा, और जैसे ही अपने डॉक्टर को देखा जो सामने आया डॉक्टर वासु, बस फिर मुझे होश नहीं आया, 2 दिन तक मैं बेहोश ही रहा। लेकिन शायद मैं कहूँगा ये इतने 100 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद था कि मैं आज भी आपसे बात कर बिल्कुल रहा सर, हूँ। इतने खुश साल नसीब बाद। है हम, खुश नसीब हूँ मैं जो Correct. आज आपके सामने बैठ पा रहा हूँ और आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। और ये वो कहानियां हैं, ये वो किस्से हैं जो सच्चे हैं, जो लोगों ने जिए हैं, और वो लोग आज हमारे साथ में बैठे हैं। यही सुनाने के लिए मैं आज आया हूँ सर। और सर, मैं आपकी चेस्ट पे बैजेस देख पा रहा हूँ, अगर आप बता पाए कि ये बैजेस का मीनिंग क्या है, कौन सा Right. बैज कौन सा है, प्लीज। इसमें से ये जो होता है, एक जब आप लड़ाई में लड़ते हुए घायल होते हैं तो आपको पराक्रम पदक मिलता है, तो जी। ये पराक्रम पदक है जी सर। जो ये लड़ाई में दुश्मन के सामने वीरता दिखाते हो, जब आप घायल होते हैं तो आपकी वीरता के लिए उसको सम्मान करने के लिए दिया जाता है। जी सर। एक ये कारगिल स्टार है जो लोग कारगिल की लड़ाई में थे, और ये दो, एक 50 इयर्स जब आर्मी का हुआ था और एक हाई एल्टीट्यूड का है, तो ये मेडल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हिम्मत है ना, ये हिम्मत शायद मेरी उसी ट्रेनिंग से आई थी। मतलब जो हमें ये मेडल है, ये जस्ट एक छोटे से टुकड़े नहीं है, ये हमारे लिए सम्मान है। बिल्कुल सर। और आज आप देखिए, मुझे इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं इतनी बुरी तरह घायल हो गया, मैं लगभग 1 साल तक हॉस्पिटल में रहा, लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, बट और मुझे ये था कि शायद मैं अपनी इंजरी की वजह से दोबारा बैटलफील्ड में कभी ना जाऊं। में नहीं जा पाऊंगा। बट मैंने सोचा अगर एक फौजी का बैटल ग्राउंड बदल सकता है, बट जीतने के लिए हौसला सेम होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी हिम्मत, इसी उसके बदले मैंने हॉस्पिटल के बेड से बैठ के पढ़ाई करी, मैंने MBA की पढ़ाई करी, अरे वाह सर। और मैंने जो आपको पता होगा कैट, जो बिल्कुल सारे सर। IIM का एग्जाम होता है बिल्कुल देश सर। का सबसे, बिल्कुल सर। कैट को क्लियर किया, FMS एक्स्ट्राई के एग्जाम क्लियर किए, और जब मैं FMS दिल्ली में क्लियर कर लिया तब मैं इट्स अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, Prestigious वेरी college. प्रेस्टिजियस कॉलेज। और तो इंजरी की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा, बट मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे लिए देश हमेशा सर्वप्रथम आगे पहले रहेगा। रहेगा। और फिर मैंने FMS दिल्ली में एडमिशन लिया, क्योंकि वहाँ पे FMS दिल्ली में था और मेरा बिल्कुल। ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था। वहाँ पे गोल्ड मेडल के साथ मैंने FMS दिल्ली को क्लियर किया और फिर कॉर्पोरेट ज्वाइन किया। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं, आज भी मेरे लिए देश हमेशा सबसे आगे है, और मैं अपनी सामर्थ्य में जो भी होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत सारे जगह जगह जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि डिफ़िकल्टी तो बहुत कुछ पल के लिए आती है, लेकिन आपको हौसला नहीं खोना है, डोंट गिव अप, बिकॉज और जो हमारी ये फ्रीडम है जिसको हम बिल्कुल। एंजॉय कर रहे हैं, आप देखिए हम लोगों ने बलिदान दिए, जब स्वतंत्रता मिली हमारे बहुत सारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए। बिल्कुल और सर। आज भी उन चट्टानों पे, चाहे वो गलवान की पहाड़ियां हो, कारगिल की हो, सियाचिन, आज भी कोई जवान अपनी जीवन और मृत्यु से एवरीडे लड़ रहा है। बिल्कुल सर, हर पल हर वक्त जब हम इस पल में बात कर रहे हैं तो उन पोस्ट पर आज भी हमारे जवान इस वक्त भी तैनात और हैं। ये है कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सर। ये फ्री नहीं है। This हम is लोग not सब free. ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है कि ये तो फ्रीडम हम इज फ्री, बट इट इज नॉट। आज भी कोई उसके लिए अपने प्राण दांव पे लगाए हुए हैं, और वो सम्मान हम जो एक आम नागरिक हैं, क्योंकि हमारे आज के लिए किसी ने अपना कल दे दिया है, बिल्कुल सर। तो शायद वो सम्मान, और इसीलिए हमने, मेरी वाइफ ने बिल्कुल ये सर, book लिखी आपने है। बताया था सर कि आपकी जीवन पे, आपकी लाइफ पर कारगिल युद्ध, वीरता और देशभक्ति की सत्य गाथा बाय शिखा अखिलेश सक्सेना, योर वाइफ। yes. तो ये मैम ने अपने पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से आपकी जर्नी को देखा, Right. ये उस तरीके से लिखी गई है। लिखी गई है। एंड सर देयर इज वन मोर बुक, नेशंस फर्स्ट, दिस इज आल्सो बाय मैम Yes. शिखा अखिलेश सक्सेना। राइट, तो ये बेस्ट सेलर है अभी अमेजोन पे, और हमने ये जस्ट इसीलिए लिखी थी कि हमारी लाइफ जर्नी से अगर लोगों को वो हौसला मिलती है, हिम्मत। देखिए आपने देखा होगा आज की डेट में लोगों को छोटी छोटी डिफिकल्टी आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, जॉब में कुछ हो गया, घर में कुछ हो गया, लेकिन ये दिखाता है कि अगर आपके अंदर हौसला है और हिम्मत है, और मैं इसको बोलता हूँ कि देखिए लाइफ में डिफिकल्टी तो सबको आती है, बिल्कुल सर। आपके पास चॉइस है कि आप अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, वो विक्टिम एटीट्यूड है, या फिर आप अपने आप को विनर करते हैं कि हाँ डिफिकल्टी है, बट
मैं इससे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। सर्वाइवल कम्स बिफोर द सक्सेस यस, एंड आफ्टर दैट देयर इज ग्लोरी। तो कहते हैं ना रेजिलियंस। बिल्कुल, आप नीचे गिर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेल हो सकते हो, बट गिर के उठने की क्षमता, वो है रेजिलियंस। बिल्कुल सर, कभी गिव अप नहीं करने की बिल्कुल क्षमता। सर। तो इसलिए ये बुक लिखी है और हमने सोचा नहीं था, बट ये अभी अमेजोन पे नंबर 1 है, बेस्ट सेलर है। अभी इस पे बात चल रही है, शायद मूवी भी बनेगी। बननी चाहिए तो सर, लोगों आई को- इंसिस्ट यस, बिल्कुल बननी चाहिए। इतना हौसला मिलता है ये पढ़ के, जब लोग आर्मी के एग्जाम में जाते हैं तो वो इसकी बात करते हैं कि इस तरीके से एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहने देश को सर्व करने के लिए। आप डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन के कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेशन कम्स फर्स्ट। नेशन कम्स फर्स्ट, द मोटो इज नेशन कम्स फर्स्ट। जी सर, तो सर, मैं बहुत सारी बातें करी और मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है समय की पाबंदी है, आपको भी, मुझे भी, सबको। पर मैं आपसे 2-3 बातें बस और पूछना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में। सर, आज का जो यूथ है, आपने मोटिवेशन की बात करी, आपने कहा कि डिफिकल्टीज सबकी लाइफ में आती हैं, गिरता हर कोई है, बट ज़रूरी है कि आप गिरकर दोबारा उठें, दोबारा चलें। यस, कीप गोइंग, यू जस्ट कीप गोइंग। तो सर, हमारी जो यूथ है, आप जानते हैं कि अभी यूथ सड़कों पर उतरा हुआ है भारत में, उस यूथ से एज अ कैप्टन, एज एन इंडियन, एज अ सर्वाइवर, एज अ फाइटर, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं अपने यूथ से यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा यू हैव टू स्टैंड फॉर द हार्डर राइट रादर देन द इजियर रॉन्ग। तो अगर आपको लगता है, एंड यूथ देखिए एक देश की शक्ति होते हैं, एक देश की पावर होते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, यस, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ओनली थिंग हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम दूसरे की किसी फ्रीडम में या हम कुछ उन एंटी नेशनल एलिमेंट को अपने बीच में आने का चांस नहीं दे रहे। तो मेरा यूथ से इस समय इतना प्रोटेस्ट चल रहा है और मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि अगर एक देश में जो आपके नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, अगर एक दूसरे पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये एक सही चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये एक करेक्टर है नेशन का, जिसमें कि यूथ दिखा रहा है कि हमें सही चीज चाहिए और जो लोग अकाउंटेबल है उनको पनिश होना चाहिए। लेकिन आपको जस्ट ये केयर रखना है जब आप ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट कर रहे हो कि एंटी एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट आपका फायदा नहीं उठाए, क्योंकि ये एंटी नेशनल एलिमेंट हमेशा देख रहे हैं कि कैसे वो देश में अनरेस्ट कर सकते हैं, कैसे वो हमारे देश को वीक कर सकते हैं। तो यस, अपना ये आपका राइट है और हमें ये आवाज़ जोरों शोरों से उठाना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद उन सब छात्रों के साथ, सब स्टूडेंट के साथ हूँ और मैं बोलता हूँ कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहिए। ये देश की आधारशिला है। चाहिए सर। बट एक थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई दूसरे एंटी नेशनल एलिमेंट, जो आपको पता है कि आईएसआई के हजारों ऑपरेटिव्स हैं जो इस समय इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, बिल्कुल वाकिफ है। कितने नक्सलाइट्स हैं। चाइना हमें कमजोर करना चाहता है, जो देश के बाहर की ताकतें हैं वो देश को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग नेशन की तरह उभर रहे हैं। बिल्कुल सर। वो आपकी इस डेमोन्स्ट्रेशन का फायदा नहीं उठाए, बल्कि जो आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं पूरे शान से करिए, पूरी हिम्मत से करिए, और कठिनाइयां आए तो उसके लिए पीछे नहीं हटना। बिल्कुल सर। तो सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी ब्रीफली ये सारे इंसाइट्स देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और टीवी 9 के मंच पर आप आकर बैठे, इससे हम भी बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं अपने आप को। और सर, मौका मिलेगा तो आगे आपके साथ और भी हम इंटरेक्शंस करेंगे और भी अच्छे से करेंगे। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी हमारे साथ थे और उन्होंने हमें कितने विस्तार पूर्वक सारी वो कहानियां बताई जो शायद आज से पहले ना बताई गई हो। और देश को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशन कम्स फर्स्ट। तो हमारे इस पूरी बातचीत को लेकर आपके जो भी रिव्यूज हो, आपकी तरफ से जो भी सजेशंस हो, प्लीज बी फील फ्री टू कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और बाकी सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।